नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवों की दुनिया। इसके अंतर्गत हम लोग सुपर टेट में एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें पौधों के विभिन्न भागों की संरचना, पौधों के विभिन्न भागों के कार्य, जंतुओं का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, मनुष्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीवों की दुनिया में जो पहली क्रिया है वो जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं? सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैविक क्रियाओं में जो पोषण होता है वह शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में अलग अलग होता है। जो भी जीव है अपने जीवन के लिए पेड़ पौधों आदि पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों के अतिरिक्त जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं। श्वसन भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन जो गैसीय आदान प्रदान होता है वह अलग अलग अंगों द्वारा होता है। इसमें मनुष्य जो गैसों का आदान प्रदान करता है वह फेफड़ों द्वारा करता है। मछली जो होती है वह श्वसन क्रिया करती है गलफड़ों द्वारा। मेढक अगर पानी के अंदर है तो त्वचा द्वारा और जमीन पर है तो फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। पौधे श्वसन क्रिया पर्णरंध्र द्वारा करते हैं। जो छोटी छोटी पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसके माध्यम से पौधे अपना श्वसन क्रिया करते हैं। उत्सर्जन जैविक क्रियाओं में जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हें अपशिष्ट पदार्थों के शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य के द्वारा उत्सर्जन जो किया जाता है वह मलमूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं पौधे भी उत्सर्जन क्रिया करते हैं। गोबर के रूप में, गोंद के रूप में, रबर के रूप में, रेजिन, हींग के रूप में और टैनिन, कत्था आदि के रूप में पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवों के शरीर का निर्माण अनेक अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। शरीर बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है। जंतुओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला, संरचना के आधार पर। दूसरा, मेरुदंड की स्थिति के आधार पर। तीसरा, प्रजनन विधि के आधार पर। और चौथा, वास स्थान के आधार पर। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग संरचना के आधार पर जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है वह एक कोशिकीय के रूप में होता है। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बनी होती है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
ये जो जीव होते हैं वह आपको अपनी आँखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, यह सभी एक कोशिकी के उदाहरण हैं। वहीं दूसरा जो इसके संरचना के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण है उसमें बहुकोशिका कहा जाता है। जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिका कहते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं, जो बहुकोशिका वाले जीव होते हैं, वह आपको अपनी आँखों से दिखाई देते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, घोंघा हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। हम देखते हैं मेरुदंड की स्थिति के आधार पर, मेरुदंड की स्थिति मतलब रीढ़ की हड्डी के आधार पर जो हमारे पास जीव जंतुओं का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। पहला अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी मतलब जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती है, अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कीड़े मकोड़े, केंचुआ, घोंघा, तिलचट्टा। वहीं दूसरा जो है वो कशेरुकी जंतु, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड पाया जाता है। ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए मछली हो गया, पक्षी, गाय। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं जंतुओं के वर्गीकरण में। जो तीसरा है वो प्रजनन विधि के आधार पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें प्रजनन के आधार पर दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पहला है अंडज या अंडयुज। जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उन्हें अंडयुज कहा जाता है। गया मेढक हो गया, अंडयुज अंडे देने वाले जंतु जैसे मुर्गी, मछली और मेढक। वहीं दूसरा उदाहरण है जरायुज। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहा जाता है। जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश और गाय, बकरी, ये सभी जो हैं वो प्रजनन के आधार पर जरायुज में आते हैं। अब चौथा जो वर्गीकरण किया गया है वो वास स्थान के आधार पर। पहला जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, मछली। दूसरा वायुवीय जंतु जो अधिकांश समय में आसमान में उड़ते हैं, जैसे पक्षी। तीसरा स्थलीय जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, यह स्थलीय जंतु में आ जाए। और चौथा है वृक्षाश्रयी जंतु जो वृक्षों पर सबसे अधिक समय पर रहते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, बंदर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है। पौधों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। पहला जो वर्गीकरण है वो पुष्प के आधार पर किया जाता है। पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा आयु के आधार पर। तो पुष्प के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण है उसमें का पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित फल होते हैं। इनमें तना, जड़, पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। इसके उदाहरण हैं पुष्पी पौधे के गुलाब, सरसों, आम, सूरजमुखी। वहीं पौधों के वर्गीकरण में जो दूसरा भाग है वो अपुष्पी पौधे होते हैं। अपुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। इनमें जो जड़ होती है, तना होती है और पत्ती होती है, उसका अभाव पाया जाता है।
इनमें फल भी नहीं लगते हैं। इसके उदाहरण हैं कवक, शैवाल, मांस, फर्न। पौधों के वर्गीकरण में हम लोग आगे देखते हैं कि जो दूसरा भाग है वो आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। वो छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। पहला है शाख। जो भी पौधे होंगे, छोटे पौधे, वो 1 मीटर से कम होंगे। इनका तना जो होगा कोमल होगा, पतला होगा तथा कमजोर होता है, जो उन्हें हम शाख कहते हैं। जैसे मक्का, मटर, पालक। आगे बढ़ते हैं हम। इसी आकार के आधार पर दूसरा जो भाग है वो झाड़ी कहलाता है। यह 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर ऊंचाई तक कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखाओं में बटे रहते हैं तथा आपस में उलझे भी रहते हैं। जैसे गुलाब, करौंदा, गुलहड़। आगे बढ़ते हैं। पौधों के वर्गीकरण में हम आकार के आधार पर तीसरा जो देखते हैं वो वृक्ष होते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा और शाखाओं से भरा हुआ होता है। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है। उदाहरण के लिए नीम का पौधा, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष आदि। अब जो पौधे के वर्गीकरण में हम लोग तीसरा जो भाग देखते हैं वह आयु के आधार पर देखते हैं कि प्रत्येक जीव की जो आयु होती है वो निश्चित होती है और इसको पूरा करने के बाद ही मनुष्य या जीव या पौधे की समाप्ति होती है। कुछ पौधों का जो जीवन होता है वो कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पौधों का जीवन वर्षों तक होता है। आयु के आधार पर हम पौधों को 3 भागों में बांटे हैं। पहला है 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चना हो गया, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ये सब 1 वर्षीय पौधे हैं। जो दूसरा भाग है वह द्विवर्षीय पौधे हैं। द्विवर्षीय पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसके उदाहरण हैं केला। जो तीसरा भाग है वह बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। जैसे गुलाब हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, इसके उदाहरण हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वर्गीकरण के जनक जो हैं वो कैरोलस लीनियस को माना जाता है और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं पौधों के विभिन्न भागों की संरचना कैसे होती है। तो पौधों के विभिन्न भागों में हम देखते हैं कि पहला जो भाग है वो जड़ तंत्र होता है और दूसरा जो भाग होता है वो परोह तंत्र होता है। जड़ तंत्र जमीन के अंदर के भाग को कहा जाता है, परोह तंत्र जमीन के ऊपर के भाग को कहा जाता है। देखते हैं कि जो जड़ के अंदर होता है वो जड़ होता है। उसमें जड़ जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला है मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़ या झकड़ा या रेशेदार जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ क्या होता है कि एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहा जाता है मूसला जड़ में, और इन्हीं मुख्य जड़ों से अनेक प्रकार के पतली शाखाएं निकली रहती हैं जिन्हें हम द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और अगर इन्हीं दोनों द्वितीयक और प्रथम से कोई तीसरी शाखा निकलती है तो उसे हम तीसरे
तृतीयक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जो होता है वो जमीन में गहराई तक जाता है, मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती देता है। इसके उदाहरण हैं चना, मटर, सेम। लेकिन मूली, गाजर और सलजम जो होता है वो प्राथमिक जड़ों के उदाहरण हैं। अपस्थानिक जड़ या झगड़ा या रेशेदार जो जड़ होते हैं उसमें रेशे के आधार पर अनेक प्रकार की शाखाएं निकल आती हैं, जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। गेहूं, धान और मक्का ये अपस्थानिक जड़ हैं। डहेलिया की पुलकित जड़ें भी इसके उदाहरण हैं और शकरकंद की कंदिल जड़ें भी इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पौधे के विभिन्न भागों में हम देखते हैं कि तना को हम स्तंभ भी कहा जाता है। तना में जो होता है उसे हम लोग स्तंभ भी कहते हैं, या सबसे दृढ़ भाग होता है। और तना जो होता है वह पेड़ पौधों में पानी तथा खनिज पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था के तहत तना रहता है। प्रारंभ में तना जो होता है वो कोमल होता है। तना के द्वारा ही हम जल एवं खनिज पदार्थों और भोजन स्थानांतरण का कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं, हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती में 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हरे रंग की पत्ती होती है। पत्ती का वह भाग जो तने से लगी होती है उसे हम लोग पर्णाधार कहते हैं। तने से लगी हुई मतलब जो आपका एक पत्ती की संरचना आप लोग देखे होंगे, तो उसमें जो तने से लगी हुई जो भाग होते उसे हम लोग पर्णाधार कहते हैं। पूरे पत्ती को हम लोग पर्णफलक कहते हैं। और जो डंठल के रूप में डंठल नुमा भाग होता है जिससे पत्ती पर्णधार से जुड़ी होती है, उसको हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प में 4 भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प जो होते हैं वो पौधे के जनन अंग होते हैं। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं और एक नन्हे पौधे का निर्माण किया जाता है। तना के जो उदाहरण हैं वो आलू, अरबी और अदरक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वास स्थान क्या होता है। वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं उसे हम लोग वास स्थान कहते हैं। वास स्थान में कोई भी जीव अपने अनुसार रह सकता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पाचन अंग के बारे में देखते हैं। पाचन अंग किसे कहा जाता है? अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया जिन अंगों के द्वारा संपन्न होती है उसे हम लोग पाचन अंग कहते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है। पहला मुख गुहा के द्वारा, दूसरा वही भोजन जो होता है पाचन क्रिया होती है वह भोजन नली में जाती है। तीसरा आमाशय होता है। चौथा पहले छोटी आंत में जाती है भोजन, और अंत में सबसे अंत में बड़ी आंत में भोजन का पाचन क्रिया होता है।
हृदय शरीर में वक्ष भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। हृदय में मुख्य रूप से दो कक्ष होते हैं, अलिंद तथा निलय। अलिंद तथा निलय दो दो कक्षों में बटे रहते हैं, इसलिए मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो सही उत्तर होगा 4 कक्ष पाए जाते हैं। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे का हृदय 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। आगे देखते हैं हम लोग विक, गुर्दा या किडनी। हम इन तीनों नामों से एक ही जानते हैं, चाहे उसको विक कह लीजिए या गुर्दा कह लीजिए या किडनी कह लीजिए। किडनी का काम है खून को साफ करना, पानी का संतुलन ठीक रखना और पेशाब को बनाना। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। यकृत, लीवर, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करती है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। यकृत को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, यकृत को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हम लोग जनन अंग देखते हैं कि जनन अंग क्या होता है। एक लिंगी पौधे होते हैं, मनुष्य होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं? नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग होता है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। द्विलिंगी नर एवं मादा जननांग एक ही में होता है, उदाहरण के लिए केचुआ। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? ज्ञानेंद्रियां, इन्हें संवेदी अंग भी कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आपका। तो कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इन्हें हम ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाना जाता है, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, पाई जाती हैं। वहीं शिशुओं के शरीर में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं हम लोग। मनुष्य के कंकाल तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में आपका बाल, नाक, चेहरे से संबंधित ऐसे तंत्र जो हम देख सकते हैं उन्हें हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। और अंतः कंकाल तंत्र क्या होता है? जो शरीर के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कपाल की हड्डियां, और जिनमें कपाल की हड्डियां 8 हड्डियां होती हैं, और चेहरे की हड्डियां जिसमें 20 हड्डियां पाई जाती हैं। कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी, वयस्क में 26 हड्डियां पाई जाती हैं और शिशुओं में 33 हड्डियां पाई जाती हैं रीढ़ की हड्डियों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतः कंकाल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उरोस्थीमा और पसलियाँ, जिन्हें हम पसलियों को छाती की हड्डियाँ भी कहते हैं। इनका जो कार्य होता है वो शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों जैसे हृदय तथा फेफड़े की सुरक्षा करना होता है। ये जो पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़ी में बनती हैं, जिनसे शरीर की सुरक्षा होती है। अनुबंधी कंकाल किन्हें कहते हैं? मेखलाएं, ऐसी अस्थियां जो हाथ व पैर को जोड़ती हैं, अर्थात कमर के पास की हड्डी तथा हाथ एवं पैर की हड्डियां जो होती हैं ये मेखलाएं के अंतर्गत आती हैं। इनमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। कंकाल के क्या कार्य हैं? जो हमारे पास बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल का क्या कार्य है? वो है कि कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। दूसरा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है।
तीसरा, खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। और चौथा जो होता है वो कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। चलने में, उठने में, बैठने में, रहने में, सोने में, प्रचलन करने में कंकाल जो होता है वह सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।